Okay. Hi guys, let's now do chapter 6. So इस वीडियो में I'm going to give you the introduction to chapter 6 और I'm going to cover some of the basics. इस basics में से एक typical question है जो आ सकता है which I will tell you when I do that. Okay, apart from that it's simply the basics. इसमें से और कोई question नहीं आ सकता. But this is important for us to understand the next video जहाँ से questions आने शुरू होते हैं. Suppose हमारे पास एक given amount of population है. इस चैप्टर के बिगनिंग में बहुत सारा डेटा गिवन है बुक्स के अंदर. वो डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. वो डेटा यूएस का है. उस डेटा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू रीड द डेटा यू कैन. इफ यू डोंट वांट टू इट्स ओके, यू डोंट रियली हैव टू, क्योंकि वो जो डेटा है वो आपसे पूछा नहीं जाता है और उस डेटा के जो अजम्पशंस हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. सो वट एवर इज द टेक अवे फ्रॉम द डेटा वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग. सो वेदर यू रीड इट और डोंट रीड इट doesn't really matter. हमारे पास पूरी एक पॉपुलेशन है. उस पॉपुलेशन को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो उस पॉपुलेशन में हमारे पास लेबर फोर्स होगी. लेबर फोर्स कैन बी स्किल्ड, अनस्किल्ड, एनीथिंग. और दूसरी नॉन लेबर फोर्स है. सो जो भी हम फर्दर एनालिसिस करेंगे उसमें हमारे को नॉन लेबर फोर्स की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करते. लेबर फोर्स के अंदर भी हमारे पास दो तरह के सेट्स होते हैं. वो लोग जो इस टाइम पे इस लेबर फोर्स के अंदर एम्प्लॉयड हैं और वो लोग जो इस टाइम पे इस लेबर फोर्स के अंदर अनएम्प्लॉयड हैं. ठीक है. अब अनएम्प्लॉयड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं. अनएम्प्लॉयड जो होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग बट आर इन एंड आउट ऑफ जॉब्स. इन एंड आउट ऑफ जॉब से हमारा क्या मतलब है. इन एंड आउट ऑफ जॉब्स का मतलब है कि हाँ उसमें हमारे पास एंड बिफोर आई डू दिस देयर आर अदर काइंड ऑफ पीपल हु आर वर्किंग थ्रू आउट. We are interested in studying this set of people, the people who are working but are in and out of jobs. Okay, so the people who are working throughout are employed and the people who are not working throughout are unemployed, but there are people who are working and are in and out of jobs. तो अगर एक percentage of population है जो कि working है but in and out of job है, तो क्या होगा कि जब मैं अपना टाइम पीरियड 0 से 1 पे आऊँगी, मतलब मैंने 0 मंथ में देखा तो वो जॉब में थे, मैंने फर्स्ट मंथ में देखा तो वो आउट ऑफ जॉब थे, मैंने सेकंड मंथ में देखा तो वो इन जॉब थे, मैं थर्ड टाइम पीरियड में देखा तो फिर वो आउट ऑफ जॉब थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये क्यों होता है. हाउ डू वी हैव पीपल हु आर इन एंड आउट ऑफ जॉब्स एंड हाउ डू वी अकाउंट देम इन अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड. इसके लिए हम बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर दो तरह के अनएम्प्लॉयड होते हैं जो बाद में मतलब इन एंड आउट ऑफ जॉब होते हैं. एक तो होते हैं क्विट्स और दूसरे होते हैं ले ऑफ्स. द पीपल हु क्विट, दे टिपिकली द ट्रेंड इज दे क्विट टू जॉइन अ बेटर जॉब. They quit to join a better job. When they're quitting to join a better job, then they're not technically unemployed. They are technically employed only. And if they're unemployed for some interim time in the middle, जो उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है मिडिल में जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तब भी उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनके पास एक बेटर जॉब है जो वो ज्वाइन करने वाले हैं. सो जो 3/4 ऑफ द अनएम्प्लॉयड होता है किसी भी टाइम पे, वो ये वाला होता है, द पीपल हु हैव क्विट एंड आर वेटिंग टू जॉइन अ बेटर जॉब. जो बाकी होते हैं, जो ले ऑफ्स होते हैं, ले ऑफ्स के अंदर क्या होता है, दे डोंट हैव दिस opportunity waiting for them. These layoffs can actually then be categorized into two parts: people who will find jobs in the future time period quickly and the people who then become a part of the unemployed. So ये वाले जो लोग होते हैं along with the people who we studied here are not working throughout, these two form our category of unemployment. These two form our category of unemployment. और ये वाले जो होते हैं क्विट्स हु फॉर्म टू बेटर जॉब, दे आर द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारी इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करती है, जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 8 में. बट अभी हम इसको एक नाम देना चाहते थे, इसलिए हमने इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड बोला. सो हाउ डज अनएम्प्लॉयमेंट वर्क एंड व्हाई आर वी स्टडीइंग अनएम्प्लॉयमेंट. बिकॉज एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो इकोनॉमी में किसी भी टाइम पे अनएम्प्लॉयड का प्रोपोर्शन होता है, वो हमारी लेबर को अफेक्ट करता है. इट अफेक्ट्स आवर लेबर एंड लेबर इज द वन वी वांट टू स्टडी इन दिस चैप्टर विच इज चैप्टर 6. ठीक है. हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेबर को दो तरीके से इम्पैक्ट करता है. एक तो वो इम्पैक्ट करता है लेबर वेज रेट को, राइट. अगर किसी के पास
सॉरी, इफ समबडी हैज बीन लेड ऑफ फ्रॉम वर्क, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मुझे कम वेज में मिल रही है ना और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं कम वेज में भी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, राइट। सो द अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना उसको डर लगेगा ना कि मुझे तो नौकरी मिलेगी नहीं, तो वो उतना ही कम वेज पे काम करने को तैयार हो जाएगा। दैट इज द लेबर वेज रेट। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ द लेबर, राइट। ऑटोमेटिकली वेज ऑल्सो अफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ द लेबर ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी भी टाइम पे लेट्स से आउटपुट का डिमांड जो है वो कम हो जाता है, तो फर्म्स के पास क्या चॉइसेस होती हैं? फर्म्स के पास चॉइसेस होती हैं टू नॉट हायर न्यू पीपल। इफ दे डोंट हायर न्यू पीपल, ऑटोमेटिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट पहले थी उतनी ही रहेगी, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। द सेकंड इज दे कैन ले ऑफ द पीपल फ्रॉम वर्क। When they lay off the people from work, it creates a lot of pressure on the firm also. Or they can lay off the people. When they lay off the people, it creates a pressure on the firm. क्योंकि फर्म को उस लेबर को रिप्लेस करना पड़ेगा बाद में जब आउटपुट डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए देखा जाता है कि जब आउटपुट डिमांड थोड़ी कम होती है देन फर्म्स गो फॉर दिस, बट अगर आउटपुट डिमांड ज़्यादा कम हो जाती है देन दे हैव नो चॉइस बट टू प्रैक्टिस दिस एज वेल। सो हमारे पास जो डेटा है, मैंने आपको बताया ना मैं डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी, हमारे पास जो डेटा है वो सजेस्ट करता है कि जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हायर, डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड टू फाइंड न्यू जॉब्स। It is difficult for people to find new jobs, and also जो people already employed हैं, for them it is difficult to hold on to their jobs. Why is it important for us to know this? Because we want to say that when unemployment increases, then even if you tell a labor to be okay with accepting lowered wages, he might be okay to do that. He might be okay to do that. A person who's already working, उस wages में काम कर ले तो वो शायद कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फर्म मुझे ले ऑफ कर देगी। अगर फर्म ने मुझे ले ऑफ कर दिया तो मुझे नई जॉब इजीली नहीं मिलेगी। इन डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके अब हम बात करते हैं दो चीज़ों की, विच इज़ आर बार्गेनिंग पावर एंड एफिशिएंसी वेजेस। Now these are the points which are important from, और यहाँ से हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है। अभी तक जो हम कर रहे थे ना वो हम बेसिक कर रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट्स। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर और द फर्म lies in two things. One, how costly is it for the firm to replace a person? अगर एक वर्कर है उसको अगर फर्म ले ऑफ कर देती है तो उस वर्कर को रिप्लेस करना कितना एक्सपेंसिव या कितना चीप है। सेकेंड इज, अगर इफ दैट पर्सन लीव्स द जॉब देन हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर दिस पर्सन टू फाइंड अ न्यू जॉब। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमारी बार्गेनिंग पावर ले करती है, और ये बार्गेनिंग पावर समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड फॉर अस टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर एंड यूनिट 2 ऑल्सो। सो बार्गेनिंग पावर होती है कि इफ यू आर द फर्म एंड आई एम द लेबर, अगर आपके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो आप मेरी वेजेस कम कर सकते हो और मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरे पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। और अगर मेरे पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है then you cannot reduce my wages even if you want to, because I dictate the terms. So that is why we are studying this, because we want to understand given a situation wages जो है वो increase होंगी या decrease होंगी, because that will be determined by कि bargaining power किसके पास ज़्यादा है, firm के पास या फिर labor के पास। तो ये जो bargaining power है वो essentially इन दो चीज़ों पे depend करती है, और ये दो चीज़ें further depend करती हैं firstly nature of the job पे। अगर हमारी नेचर ऑफ द जॉब अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड से मतलब है कि अगर कोई एक्चुअली ब्लू स्किल्ड कॉलर लेबर है, कोई गार्ड की नौकरी करता है, कोई यू नो देयर इज समबडी हु इज हायर्ड इन अ रेस्टोरेंट टू फ्लिप फूड और टू सर्व फूड, कोई अगर हमारे पास ड्राइवर की जॉब करता है, यू नो ऑल दीज आर अनस्किल्ड जॉब्स। जितनी भी अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं वहाँ पे इट इज़ वेरी ईजी टू रिप्लेस अ पर्सन।
it is very easy to replace a person, क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत कम है ना, कुछ आपको स्किल सेट होना चाहिए उस जॉब को करने के लिए, आप कर सकते हो। तो उस केस में अगर आपकी नेचर ऑफ जॉब्स ऐसी है तो ऑटोमेटिकली जो बार्गेनिंग पावर है वो लेबर के पास कम होती है। क्यों कम होती है? उसको पता है कि अगर मैंने ज़्यादा इफ आई एम अ लिटिल ऑब्स्टिनेट, अगर मैं ज़्यादा स्टकअप हूँ और मैं अपनी वेज को कम कराने के उसमें नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट ओपन टू रिड्यूसिंग माई वेज रेट, तो फर्म को भी पता है भाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली टू रिप्लेस अ वर्कर। अगर लोअर वेज एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा हायर कर लेंगे, राइट? सो देन दैट वेज नेचर ऑफ द जॉब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉन्सिक्वेंटली आप दूसरी तरह से देखो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि लेट्स से कोडिंग के ऊपर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग के ऊपर, फर्म को पता है अगर इसने जॉब छोड़ दी ना, तो अगर मेरे को दूसरा पर्सन हायर करना पड़ा तो माई कॉस्ट ऑफ हायरिंग द पर्सन ओनली विल बी वेरी हाई, तो वो सोच समझ के उसको ले ऑफ करेंगी, राइट? सो नेचर ऑफ द जॉब प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन डिटर्मिनिंग द बार्गेनिंग पावर. The second thing which is important is your labor market conditions. अगर लेबर मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं कि नई जॉब्स मिलना मुश्किल है, फाइंडिंग अ न्यू जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, देन ऑटोमेटिकली द लेबर वर्किंग विल बी वेरी मेलोड। उसको पता है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो नई जॉब तो मुझे मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे अगर मुझे कम वेज रेट भी मिल रहा है, लेट मी बी ओके विद इट। और अगर उसको यही पता है कि लेबर मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं कि मुझे छोड़ते ही नई जॉब मिल जाएगी, देन ऑटोमेटिकली he will be okay to leave the job but not accept a lower wage rate. All right. So the bargaining power will determine कि in a dire circumstance wages increase होंगी या decrease होंगी, और ये depend करेगा इन factors के ऊपर। But data जो है वो suggest करता है कि typically एक economy के अंदर most of the jobs are unskilled. In one economy, especially like India, most of the jobs are unskilled. Since most of the jobs are unskilled, that is why in a dire situation, the bargaining power will lie with the firm. The firm can dictate a lot of things. But we will use this when we come to the concepts in the next video. ओके कि हमें बार्गेनिंग पावर को हमें यूज कैसे करना है, बार्गेनिंग पावर डिटरमिन कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है, बार्गेनिंग पावर को यूज कैसे करना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड इज द बेसिक इज योर एफिशिएंसी वेजेस। सो एफिशिएंसी वेजेस का एक सेपरेट क्वेश्चन भी आया हुआ है और कभी कभार आ भी सकता है फॉर 2 to 3 मार्क्स। व्हाट आर एफिशिएंसी वेजेस? एफिशिएंसी वेजेस से पहले, समझने से पहले, आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड रिजर्वेशन वेज। सी एवरी स्किल सेट, एवरी लेबर will have a certain wage rate which they call a reservation wage rate, कि उनको लगता है कि अगर मुझे कोई wage rate offered है which is below my reservation wage rate, then I will not work. It's like reservation price concept in micro. और अगर फर्म चाहती है कि मैं काम करूं, then the wage rate that they're offering me has to be greater than or at least equal to the reservation wage rate. So reservation wage is that minimum wage at which the labor is indifferent between working and not working. So wage reservation wage जो होता है वो minimum wage rate होता है at which the labor is indifferent between working and not working. तो क्योंकि वो it is that minimum wage rate at which the labor is working and is indifferent between working and not working, तो इसलिए फर्म को पता है जैसे ही हम wage rate थोड़ा सा भी कम करेंगे ना, तो लेबर जो है वो क्विट कर सकता है, क्योंकि अभी जो मैं वेज रेट पे कर रहा हूँ उसको वो रिजर्वेशन वेज है, इसीलिए वो कभी भी यहाँ पे होते ही नहीं है। वो रिजर्वेशन वेज नहीं पे करते, वो एफिशिएंसी वेज पे करते। एफिशिएंसी वेज इज द वेज रेट which is above the reservation wage rate. Why do they pay efficiency wage rate? Why would they pay a higher wage rate अगर उनको पता है कि वो WR पे हायर कर सकते हैं? वो higher wage rate 2 reasons की वजह से पे करते हैं। One, the first reason is कि अगर जब वो wage rate ऑफर करते हैं वो जो reservation wage से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनको पता है कि इकोनॉमी में तो उनको बाहर तो जाके WR ही मिलेगा, क्योंकि हम जो वेज पे ऑफर कर रहे हैं वो WR से थोड़ा हाई है, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर की वो भी हाई होगी। ओके, इमेजिन अ लेबर
who says my reservation wage rate per hour is 100, ठीक है, वो बोलता है मुझे 100 रुपए घंटे का मिलेगा ना, मैं काम कर लूंगा। उसको पता है कि 100 रुपए घंटा उसको शायद 2 या 3 या 4 फर्म्स दे देंगी क्योंकि वेज रेट कम है। वो एक फर्म के पास जाता है जो बोलता है उसको मैं एक को 120 रुपए पर घंटा दूंगा। उसको भी ये है ना कि मुझे 20 रुपए घंटा अपनी रिजर्वेशन वेज के भी ऊपर मिल रहा है, तो अगर मैंने इस पे अच्छे से काम नहीं किया तो ये नौकरी मेरी छूट सकती है। इफ आई एम एबल टू क्विट दिस जॉब, इफ आई हैव टू लीव दिस जॉब, देन ऑटोमेटिकली मुझे मार्केट में तो यही मिलेगा ना, तो बेटर है मैं यहाँ पे अच्छे से काम करूँ, राइट। सो व्हेन द एफिशिएंसी वेजेस आर पेड व्हिच आर अबव द रिजर्वेशन वेज, तो फर्म्स को लगता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा रीज़न ये होता है कि कभी अगर हमें वेज रेट कम करना पड़ेगा, तो क्योंकि जब हम वेज रेट कम कर भी देंगे तब भी उसकी वेज रेट जो है वो रिजर्वेशन वेज से ज़्यादा रहेगी, तो वो क्विट नहीं करेगा, दैट पर्सन विल नॉट क्विट। सो इकोनॉमिस्ट ने इस थ्योरी को whenever we link productivity or efficiency to the wage rate, that theory is called efficiency wage theory. जब भी हम इसको लिंक अप कर देते हैं तो उस थ्योरी को हम एफिशिएंसी वेज थ्योरी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम लोग की जो फर्म्स का टाइप होता है ना, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है कि कितना हमारा एफिशिएंसी वेज ज़्यादा होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, सो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक आई सेड वेरी हाईटेक सॉफ्टवेयर फर्म्स, जहाँ पे द पर्सन इज वर्किंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोडिंग। अब उसके अंदर जो उसकी एफिशिएंसी वेज होगी दैट वुड बी वे higher than the reservation wage, क्योंकि the retention of this employee is of extremely high importance। इसलिए उसको खुश रखने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो उसको वेज रेट ऑफर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा डिपेंड करता है कि मेरी लेबर मार्केट कंडीशंस कैसे हैं। लेबर मार्केट कंडीशंस के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि लेबर मार्केट कंडीशंस डिटरमिन करेंगी कि उस पर्सन को रिटेन करने के लिए मुझे उसको जो वेज रेट ऑफर करना है वो उसके रिजर्वेशन वेज रेट से कितना ज़्यादा होना चाहिए। अगर लेबर मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो माई डब्ल्यू डजंट हैव टू बी दैट मच हायर देन डब्ल्यू आर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है तब डब्ल्यू हैज़ टू बी मच हायर दैन डब्ल्यू आर, right? So the two takeaways from this video is that one, you should understand what bargaining power is. Two, आपको समझ में आना चाहिए कि efficiency wages क्या होती हैं। हम इन दोनों को यूज करके अपना next rest of the chapter करेंगे, and the rest of the chapter is something that forms the basis of your rest of the Blanchard reading. So आपके Blanchard में से we have chapter 6, 7, 8, 9. 6 and 7 हमारे इस यूनिट का पार्ट है, 8 और 9 हमारे अगले यूनिट का पार्ट है, but they form a chunk. तो इसीलिए अगर आपका 6 अच्छे से होगा तो 7 अच्छे से होगा, 7 अच्छे से होगा तो 8 अच्छे से होगा, and consequently so and so forth. So I hope efficiency, wages and bargaining power are clear. We will keep talking about it जब मैं बाकी videos करूँगी इस chapter की. All right, I will see you in the next video. Thank you.